नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इटली के एकीकरण के संदर्भ में, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर में है। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय पूछा जाता है। और इटली का एकीकरण एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। इटली के एकीकरण के संदर्भ में बात करने से पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि इटली की स्थिति क्या है, पूर्व काल में और वर्तमान में इटली कहाँ है। तो इटली यूरोप का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, रोम उसकी राजधानी है। टाइबर नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है। 753 ईसा पूर्व में रोमलिस नामक एक व्यक्ति ने इस नगर को बसाया था। और इटली 7 पहाड़ियों का एक देश है और बड़ा ही कटा छटा सा प्रदेश हमें दिखाई पड़ता है। अब बात आए विश्व के आधुनिक परिदृश्य में, जहाँ पर ये टॉपिक आता है, तो इटली, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो भौगोलिक परिवेश है, ये 7 पहाड़ियों का इलाका है अलग अलग, और बड़ा ही कटा छटा प्रदेश है, जिसके कारण बड़े छोटे छोटे राज्य यहाँ पे मिलते हैं। और यही राज्य एकीकृत नहीं थे, और यही एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इटली में, और 1871 में ये एकीकृत हो जाता है। और उसी को हम इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये कि एकीकरण किससे हुआ और किसने किसके लिए अभियान किया गया। तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य और फ्रांस के माध्यम से इटली के विभिन्न भागों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। इटली एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पर उस दौर में इस्टेब्लिश नहीं था, और इसकी शुरुआत होती है नेपोलियन के अभियान से। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और उसके बाद नेपोलियन का अभियान होता है। और फ्रांस की क्रांति एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसके माध्यम से हम विश्व परिदृश्य में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और उसी जानकारी का प्रयोग विश्व की आगे की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो नेपोलियन अभियान करता है और इटली के विभिन्न इलाकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, और उस इटली को, जो कि अलग थलग पड़ा हुआ था, बटा हुआ था, उसको एकीकृत करने की कोशिश करता है। किस प्रकार से? एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था करके। और वहाँ के लोगों के बीच में एक भावना डेवलप होती है राष्ट्रवाद की, और यही राष्ट्रवादी भावना आगे चल के इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और चीज़ यहीं पे बता दें कि रोम, जो कि इटली की राजधानी है, लंबे समय तक पोप का आधिपत्य वहाँ पे रहा उस दौर में भी। और उसके बाद जब पोप का आधिपत्य वहाँ से हटा, तो वहाँ पे वेटिकन सिटी नामक एक देश बता दिया गया, जिसको ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता। तो रोम पर पोप का अधिकार था, और फ्रांस जो है इस पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो अब ये पृष्ठभूमि है रोम की। इस पृष्ठभूमि से संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस टॉपिक से संबंधित हो सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण हेतु इटली के देशभक्तों ने गुप्त समिति स्थापित की थी। कौन सी ऐसी गुप्त समिति स्थापित की थी? तो ये समिति कार्बनरी थी। कार्बनरी नामक एक समिति का निर्माण किया गया था। इसको मजदूरों का एक संगठन भी कहा जाता है, और इसके माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया के लिए कार्य किए जा रहे थे। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है ये कार्बनरी। गुप्त समिति भी कहा जाता है, मजदूरों का संगठन भी इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि कार्बनरी की स्थापना कब हुई थी। तो कार्बनरी की स्थापना 1810 में 1810 में कार्बनरी की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, कार्बनरी से। कार्बनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था, ना विश्वास, और ना ही उच्च विचार। ये किसने कहा था? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस कथन को कहा, जिसने उसको कहा था? तो ये व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ऐसा कहते हैं कि कार्बनरी का ना तो कोई कार्यक्रम था, ना विश्वास, और ना ही उच्च विचार। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि यंग इटली की स्थापना की थी। किस महानुभाव ने यंग इटली की स्थापना की थी? अब यहाँ पर जो इटली का एकीकरण की प्रक्रिया है वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरती है, और विभिन्न चरणों में विभिन्न नायकों के माध्यम से इटली का एकीकरण हुआ है। तो इटली के एकीकरण का जो सबसे प्रारंभिक नायक है वह मेजनी है। तो इस यंग इटली की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी मेजनी है,
और मेजिनी को इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का अग्रदूत कहा जाता है। इसके माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और लंबे समय तक इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता रहा। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया इनके दौरान उतनी तीव्र नहीं हो पाई जितना कि उसको होना चाहिए और उसका श्रेय किसी और व्यक्ति को जाता है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये एक संगठन है युवाओं का, इटली के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो और अपने राष्ट्र के लिए कोई कार्य करे। इसलिए यंग इटली नामक एक संस्था का निर्माण किया गया था और 1848 तक ये संस्था बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही थी और इटली के बहुत सारे युवा इसके साथ जुड़ गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, चार्ल्स एल्बर्ट शासक था। चार्ल्स एल्बर्ट शासक था कहाँ का? अब ये प्रश्न एक और चीज़ इसके साथ है, जुड़ी हुई है, वो ये कि इटली में पिडमॉन्ट और सार्डिनिया नामक राज्य थे जिनको इटली के एकीकरण का नेतृत्व दिया गया था। इटली के जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पिडमॉन्ट और सार्डिनिया नामक जो राज्य हैं उनके माध्यम से होती है। तो वहाँ के शासक थे एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट, और इनके माध्यम से फिर आगे की प्रक्रिया होती है। पिडमॉन्ट सार्डिनिया जो है प्रमुख केंद्र होता है और यहीं से एकीकरण की प्रक्रिया का कार्य भी प्रारंभ होता है। ठीक है, अब काबूर अगला जो कैरेक्टर है, मेजिनी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है काबूर का। काबूर को राजनीतिक माना जाता है, वह एक तरीके से इंजीनियर उसको कहा गया है। उसके माध्यम से इटली का एकीकरण प्रारंभ होता है और विभिन्न पदों में रहते हुए उसकी कूटनीतिक चालें इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो काबूर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि काबूर पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री कब बनता है, उसको प्रधानमंत्री कब बनाया जाता है? तो 1852 में काबूर को पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके पहले वो वित्त मंत्री था और उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार वो कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक और वैदेशिक नीति उसकी इतनी महत्वपूर्ण थी जिसके माध्यम से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो था क्रीमियन वॉर के समय का। और उसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है कि काबूर ने इटली की सेना को क्रीमिया के युद्ध में किसके विरुद्ध भेजा था? तो ये भेजा था रशिया के विरुद्ध, रूस। और ये जो क्रीमियन वॉर है ये रशिया और टर्की के बीच की वॉर थी। रशिया जो है टर्की के क्षेत्रों को आधिपत्य कब्जा करना चाहता था और रशिया और टर्की के बीच की ये वॉर थी काला सागर को लेकर के। और इसी वॉर में रूस और फ्रांस और ब्रिटेन टर्की की तरफ से कूद आते हैं और बाद में इटली भी टर्की की तरफ से आ जाता है और रशिया अकेले पड़ जाता है और रशिया इस युद्ध में हार जाता है। और इस क्रीमियन वॉर के जीतना के बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है और इसमें काबूर बड़ी महत्वपूर्ण चाल चलता है क्योंकि इसी घटना के बाद से पिडमॉन्ट सार्डिनिया को विश्व परिदृश्य में महत्व दिया जाने लगता है। उसको एक राजनीतिक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां से काबूर पिडमॉन्ट सार्डिनिया की समस्या को विश्व के सामने उजागर करने का कार्य करता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है इटली के एकीकरण को लेकर के। तो रशिया के विरुद्ध जो है काबूर ने अपनी सेना भेजी थी। क्रीमिया का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1854 में क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था, 1854 में। और इसी के बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है, अर्थात ये रशिया हार जाता है। उसके बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिस शांति सम्मेलन में इटली को भी, पिडमॉन्ट सार्डिनिया को भी मंच साझा करने का मौका मिलता है जहां से वो अपने बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने का कार्य करता है। तो ये 1856 में ये हुआ था। 1856 में ये घटना घटित हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लम्बर्स की संधि कब हुई थी? प्लम्बर्स की संधि एक बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। पिडमॉन्ट सार्डिनिया और फ्रांस के बीच की ये संधि थी और इस संधि में ये तय हुआ था कि
फ्रांस की जो सेना है वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब कोई अभियान होगा तो उसमें मदद करेगी। बेसिकली नेपोलियन तृतीय और काबूल के बीच में ये संधि की जाती है। और ये संधि होती है कब? ये संधि होती है 1858 में। 1858 में प्लम्बर्स की संधि की जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि प्लम्बर्स की संधि किसके मध्य हुई थी? तो प्लम्बर्स की संधि हुई थी काबूल और नेपोलियन तृतीय के मध्य। काबूल और नेपोलियन तृतीय मित्र थे। और इस संधि के पीछे का एक बैकग्राउंड भी है, वो ये कि नेपोलियन तृतीय अपने दादा नेपोलियन प्रथम का बदला लेना चाहता था, क्योंकि नेपोलियन प्रथम को वियना कांग्रेस के बाद ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक ने उसको वहाँ से हटा दिया था, जिससे कि वो ऑस्ट्रिया से अपना बदला लेना चाहता था और अपने पुराने गौरव को वापस प्राप्त करना चाहता था। और इसी मनसा से वह काबूल के साथ ये प्लम्बर्स की संधि करता है, जिसमें ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान के लिए वो रजामंदी दे देता है। और ये दोनों में मित्रता भी थी, क्योंकि दोनों लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद 1807 में अगला जो प्रश्न है, 1807 में गैरिबाल्डी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इसकी भी एक कहानी है गैरिबाल्डी से जुड़ी हुई। गैरिबाल्डी भी एक नायक माना जाता है इटली के एकीकरण का। और गैरिबाल्डी को माना जाता है कि वो अपने बाहुबल, अपनी तलवार, अपने युद्ध कौशल के माध्यम से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को करना चाहता था। और काबूल की एक कूटनीतिक चाल गैरिबाल्डी को बड़ा तकलीफ देती है। और वो चाल ये थी कि नीस और सेवाय दो जो क्षेत्र थे वो फ्रांस को दे दिए जाने वाले थे, जिससे कि नीस जहाँ पर ये पैदा हुआ था गैरिबाल्डी, वो भी फ्रांस के आधिपत्य में जाने वाला था, जिस पे कि गैरिबाल्डी नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने मेरे देश को बेच दिया और मुझे विदेशी बना दिया। तो ये कथन गैरिबाल्डी का है, इसी से जुड़ा हुआ ये कथन है। ये कथन भी कभी कभी आपके प्रश्न के तौर पे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये गैरिबाल्डी का कथन है। और गैरिबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था, जिसको कि फ्रांस को बंटवारे के बाद दे दिया गया था। और काबूल की कूटनीतिक चाल की वजह से ऐसा हुआ था, इसीलिए गैरिबाल्डी काबूल से नाराज हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या क्या थी? तो समस्याएं तो बहुत सारी थी, तो इसमें हम देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न छोटे राज्य, पोप, राजनीतिक दल और उपयुक्त सभी। तो छोटे राज्य, जैसा कि मैंने बताया कि इटली जो है विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। उत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिणी इटली बटा हुआ था। 7 पहाड़ियों का इलाका था, अलग अलग कटे छटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। राजनीतिक दल अलग अलग थे। पोप, रोम में पोप का साम्राज्य था। तो ये तीनों ही कारण थे, तो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो जैसा मैंने बताया कि इटली के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था। इन्होंने इटली के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा था। जैसा कि इंग्लैंड ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बना रखे थे, तो इसी तरीके से ऑस्ट्रिया ने यूरोप में उस दौरान में अपनी शक्ति का विस्तार कर रखा था। तो ऑस्ट्रिया उस दौरान सबसे बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण की। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया कि कई चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया हुई। पहले चरण में मेजनी रहे, फिर उसके बाद काबूल आए, फिर गैरिबाल्डी आए, फिर विक्टर एमनल द्वितीय आए। तो इस तरीके से 4 चरण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो सही उत्तर होगा 4 चरण। 4 चरणों में इटली के एकीकरण की ये प्रक्रिया हुई, जहाँ पे 4 अलग अलग नायक हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न है कि मेजनी के पिता थे, मेजनी के पिता का व्यवसाय क्या था, क्या करते थे? तो मेजनी के जो पिता थे वो चिकित्सक हुआ करते थे। चिकित्सक, डॉक्टर की भूमिका में थे वो। हाँ, इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि वेले फ्रैंका की संधि हुई थी। अब वेले फ्रैंका की संधि हुई थी किसके और किसके बीच? वेले फ्रैंका की जो संधि है वो बेसिकली प्लम्बर्स की संधि के बाद होती है। और प्लम्बर्स की संधि टूट जाती है जो फ्रांस
काबूल के साथ अर्थात पिडमॉन्ट सार्डिनिया के साथ संधि किया था प्लम्बर्स की, वो बीच में ही संधि तोड़ करके ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि कर लेता है और उस संधि का नाम है वेलेफ्रेंका। तो अर्थात ये संधि हुई है किसके किसके बीच? ये संधि हुई है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में संधि हो जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि गैरिबाल्डी व विक्टर एमनल द्वितीय ने रोम पर विजय प्राप्त की थी। कब विजय प्राप्त की थी गैरिबाल्डी और विक्टर एमनल द्वितीय ने? तो 1870 में रोम पर विजय प्राप्त की गई थी और ये आखिरी दौर था। रोम के बाद वेनेसिया पर विजय प्राप्त करने के बाद ये इटली के एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो रोम पर 1870 में गैरिबाल्डी और विक्टर एमनल द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी। इसके पीछे भी एक कहानी है कि यहीं पर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही होती है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रासा और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण की प्रक्रिया करने वाला राज्य था वो प्रासा था। तो प्रासा और फ्रांस के बीच में जब लड़ाई होती है तो फ्रांस की जो सेना रोम में रहती है वो सेना पीछे हटने लगती है और उसी का फ़ायदा उठा करके पिडमॉन्ट सार्डिनिया अर्थात गैरिबाल्डी और विक्टर एमनल द्वितीय भी रोम पर विजय के लिए अभियान शुरू कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिलता है और रोम जो है इटली के आधिपत्य में चला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एकीकृत इटली की संसद का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था ट्यूरिन में 1860 में ये संपन्न होता है। 1860 ट्यूरिन में ये संसद का अधिवेशन हुआ। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेलेफ्रेंका की संधि कब हुई? तो 1859 में प्लम्बर्स की संधि के तुरंत बाद अगले वर्ष ही वेलेफ्रेंका की संधि हमें होती दिखाई पड़ती, जो कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच की एक संधि है। इसके बाद एक कथन है कि स्वयं देशभक्त एक महान पुरस्कार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली चिरंजीवी हो। ये किसका वाक्य है? ये किस महानुभाव ने ये कथन कहा है? तो ये कथन कहने वाला व्यक्ति गैरिबाल्डी है, जिसको कि इटली का महान देशभक्त कहा जाता है। और इटली का महान देशभक्त गैरिबाल्डी इस बात को कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वयं देशभक्त एक महान पुरस्कार है, देशभक्ति ही मेरा महान पुरस्कार है और मेरा जो इटली स्वतंत्र इटली है वो चिरंजीवी हो, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आज हम लोगों ने चर्चा की इटली के एकीकरण से संबंधित। आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही लाभकारी होगा और फिर से ही मैं दोहराऊंगा आपसे कि उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।